सांख्यिकी की एक इकाई है। हम इस इकाई में सांख्यिकी से संबंधित सवालों का अध्ययन करेंगे। लेकिन इसके पूर्व हम सांख्यिकी का परिचय, हमारे जीवन में सांख्यिकी की आवश्यकता क्यों है, ये जानेंगे। हम प्रतिदिन बहुत सारी सूचनाओं के संपर्क में आते हैं, जैसे पेट्रोल का वर्तमान दाम क्या है, पिछले वर्ष किस खिलाड़ी ने ज़्यादा बेहतर खेला, इस साल धान का उत्पादन पिछले साल की तुलना में ज़्यादा हुआ या कम। इन्हीं सभी सूचनाओं के आधार पर सरकार हमारे महत्वपूर्ण निर्णय लेती है और भविष्य की योजनाएं भी बनाती है। इसलिए सांख्यिकी के आंकड़ों का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण योगदान है। इसी तरीके से स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित आंकड़े भी सरकार द्वारा विभिन्न संस्थाओं के माध्यम एकत्रित किए जाते हैं। जैसे किस क्षेत्र में किस बीमारी का फैलाव अधिक है, उससे कितने लोग प्रभावित हुए, इसके आधार पर सरकार को यह तय करने मिलती है कि बीमारी की रोक के लिए किस तरीके की व्यवस्था की जाए। इस प्रकार आंकड़ों के आधार पर सरकार महत्वपूर्ण निर्णय लेती है। तो इस सर थोड़ा आगे बढ़ाते जाइए। इसके आधार पर हम सांख्यिकी से संबंधित आज की सांख्यिकी में आंकड़ों को व्यवस्थित करके हम किसी भी जानकारी को सहजता से, सरलता से समझ सकते हैं, बता सकते हैं, किसी को समझा सकते हैं। हम इसको आज एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। आपकी बुक में भी ऐसे कई उदाहरण दिए हुए हैं। देखिए आपके सामने एक सारणी है। इस सारणी में हमें 50 विद्यार्थियों की ऊंचाई दी गई है। ठीक है? देखिए इस सारणी में 50 नंबर दिए हुए हैं, वो बच्चों की ऊंचाई है। तो उसमें एक बच्ची की ऊंचाई, एक विद्यार्थी की ऊंचाई, राधा की ऊंचाई 160 सेंटीमीटर है। सर थोड़ा ऊपर कर दीजिए। तो इस तरीके से इसमें राधा की ऊंचाई 160 सेंटीमीटर है और बाकी सभी ऊंचाइयां शेष विद्यार्थियों की है। ठीक है? तो क्या इस सारणी को देखकर हम शीघ्रता से बता सकते हैं कि कितने विद्यार्थियों की ऊंचाई राधा की ऊंचाई से कम है या बराबर है? ये बहुत मुश्किल है क्योंकि एक बार में एक नज़र में हम देख के ये नहीं बता सकते कि राधा की ऊँचाई के बराबर कितने बच्चे हैं या उससे ज़्यादा ऊँचाई के कितने बच्चे हैं या उससे कम ऊँचाई के कितने बच्चे हैं। लेकिन यदि हम इन आंकड़ों को व्यवस्थित रूप से अगर हम संग्रहित कर लें, तो तुलना करना एकदम सहज और सरल हो जाएगा। इन आंकड़ों को हम व्यवस्थित करने के लिए एक बारंबारता सारणी बनाएँगे। ठीक है? तो अब हम बताएँगे कि ये सारणी कैसे बनाते हैं, जिसे देखकर हम बड़ी ही सरलता से, आसानी से बता सकते हैं कि राधा की ऊँचाई से कितने विद्यार्थियों की ऊँचाई ज़्यादा या कम है। तो हम इस सारणी को गौर से देखेंगे। सर एक बार फिर से बैक करिएगा। इस सारणी को हम देखेंगे। थोड़ा बस, बस सर। तो इस सारणी में हम ध्यान से देखेंगे कि सबसे कम ऊँचाई कितनी है। देखिए इस टेबल में इस सारणी में बहुत सारे नंबर आपके सामने दिए हैं। तो सबसे कम नंबर कितना है? तो हम देखेंगे कि 160 सबसे कम है और सबसे ज़्यादा कितना है? क्योंकि जब हम बारंबारता सारणी बनाते हैं, तो हमको बढ़ते क्रम में लिखना है। अब बढ़ते क्रम लिखने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले सबसे छोटा नंबर देखते हैं, ठीक है? तो इस सारणी में हम देख रहे हैं कि सबसे छोटा नंबर क्या है? 100 कितना है? एक सॉरी वो हाँ, 158 158 उसमें सबसे छोटा नंबर है, ठीक है? तो हम सबसे और इसके बाद सबसे अधिक ऊँचाई देखेंगे, तो सबसे अधिक कितना है? 163 देखिए, सबसे अधिक ऊँचाई कितनी है? 163 तो जब हम बढ़ते क्रम में लिखते हैं तो क्या करते हैं? सबसे छोटा लिखते हैं, उसके बाद क्रमशः हम बढ़ते सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं। तो ठीक है, अब हम बारंबारता सारणी बनाने के लिए 2 कॉलम बनाएँगे। पहले कॉलम में हम ऊँचाई लिखेंगे। सर थोड़ा और आगे बढ़ा दीजिए। तो हम सबसे पहले 2 कॉलम बनाएँगे, 2 कॉलम में हम ऊँचाई लिखेंगे। ऊँचाई को हम सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो उसको हम सेंटीमीटर में शो करेंगे, ठीक? और उसको हम हमेशा एक्स से इंडिकेट करते हैं, ठीक है? कुछ चीज़ें फिक्स होती है, हम इसको एक्स से इंडिकेट करते हैं और इधर जो विद्यार्थियों की संख्या दी है, इसको हम आवृत्ति या बारंबारता भी कहते हैं। इसको हम एफ से इंडिकेट करते हैं, एफ से सांकेतिक शब्द एफ एफ लिखते हैं, ठीक है? अब हम ऊँचाई को देखते हैं कि सबसे कम ऊँचाई कितनी थी? 158 तो सबसे पहले हमने लिखा 158 उसके बाद जैसे-जैसे ऊँचाई बढ़ती गई, उस सारणी में उसके पश्चात क्या है? 159 160 161
162 और फिर सबसे बड़ी संख्या 163। ठीक है, तो हमको बच्चों की ऊंचाई का कॉलम मिल गया। उसके बाद हम ये देखते हैं कि 158 सेंटीमीटर कितने बच्चों की ऊंचाई है, उसे ही हम आवृत्ति या बारंबारता करते हैं। अर्थात इस क्लास में 158 सेंटीमीटर कितने बच्चों की ऊंचाई है, कितने बच्चों की हाइट है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि उस सारणी में 158 7 बार आया है, अर्थात 7 बच्चों की ऊंचाई 158 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमने क्यों लिखा 7? क्योंकि 158 सेंटीमीटर 7 बच्चों की ऊंचाई है। हम सारणी में जब देखेंगे तो वो 7 बार आया है। फिर नेक्स्ट देखेंगे 159, तो 159 कितने बार आया है? 10 बार, अर्थात 10 बच्चों की हाइट, 10 बच्चों की ऊंचाई है 159। फिर नेक्स्ट हम आएंगे आगे तो 160, तो 160 भी हम उस सारणी में खोजेंगे कि वो कितने बार रिपीट हुआ है, कितने बार आया, अर्थात कितने बच्चों की हाइट 160 सेंटीमीटर है। मैंने बताया था ना, एक विद्यार्थी जिसकी हाइट, राधा की हाइट 160 सेंटीमीटर है, वैसे ही हाइट और भी बच्चों की है। तो 160 सेंटीमीटर कितने बच्चों की ऊंचाई है? 13 बच्चों की। इसी तरीके से हम नेक्स्ट देखेंगे 161 सेंटीमीटर, तो वो है 8 बच्चों की ऊंचाई। उसी तरीके से 162 सेंटीमीटर कितने बच्चों की ऊंचाई है? 4 बच्चों की ऊंचाई। और 163 सेंटीमीटर कितने बच्चों की ऊंचाई है? 3 बच्चों की ऊंचाई। तो यहाँ तक आप लोग को स्पष्ट हो गया होगा कि ये 2 कॉलम किस तरीके से हमने तैयार किए। सबसे पहले बच्चों की हाइट हमने बढ़ते क्रम में लिखा, फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट कॉलम विद्यार्थियों की संख्या को हमने ये देखा कि वो कितने बच्चों की चाहिए, उनकी आवृत्ति कितने बार हुई है। तो इस तरीके से हमें 2 कॉलम बन गए। और हम देखेंगे कि जब भी पहले कॉलम का योग करेंगे, तो हमने कितने बच्चों की हाइट देखी थी? कितने बच्चों का था हमारे पास टेबल में? उतना ही उसकी हाइट मतलब संख्या का योग आएगा। हमने 50 विद्यार्थियों का सारणी में देखा था, जब हम विद्यार्थियों की संख्या वाले कॉलम का योग करेंगे, तो कितना आएगा? 50 आएगा। ठीक है, इस तरीके से अब हमारी बारंबारता सारणी तैयार हो गई। अब इस बारंबारता सारणी के तैयार होने के बाद हम देख सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चनों के जवाब दे सकते हैं। जैसे 163 सेंटीमीटर वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? अगर हम पूछेंगे तो आप इस सारणी को देखकर सहजता से बता सकते हैं कि 3 बच्चों की ऊंचाई 163 सेंटीमीटर है। इसी तरीके से हम अगर पूछें कि सबसे कम ऊंचाई के बच्चे कितने हैं या उनकी संख्या कितनी है, तो हम बता सकते हैं ना, 158 सेंटीमीटर सबसे कम ऊंचाई है, तो उसके बच्चों की संख्या कितनी हुई? 7। इसी तरीके से सबसे अधिक ऊंचाई के बच्चों की संख्या कितनी है, वो भी हम बता सकते हैं, 3। हम ये बता सकते हैं रानी की ऊंचाई से कितने बच्चों की ऊंचाई कम है, तो मैंने क्या बताया था, रानी की ऊंचाई 160, 160 से कितने बच्चों की ऊंचाई कम है? अपन 158 और 159 दोनों कॉलम का योग कर लेंगे, 7 और 10, तो कितना हुआ? 17। तो राधा की ऊंचाई से कम बच्चों की ऊंचाई 17 बच्चों की ऊंचाई। इसी तरीके से हम अगर पूछा गया राधा की ऊंचाई से अधिक ऊंचाई वाले बच्चे कितने हैं, तो हम योग कर सकते हैं। जैसे 8, 4 और 3, 161, 162, 163 सेंटीमीटर है, तो हम 8, 4, 12 और 3, 15, इस तरीके से हम बता सकते हैं। इसी तरीके से हम बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर जान सकते हैं। आप इस तरह के क्वेश्चन अपने कॉपियों में बनाएंगे, अभ्यास करेंगे तो बहुत सरल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के उदाहरण आपकी बुक में भी दिए हैं, आप उसका अभ्यास घर में करिएगा। अब इसके बाद हम बारंबारता सारणी बनाना सीखने के बाद इस चैप्टर में मुख्य रूप से 3 चीजों का अध्ययन करेंगे। सर थोड़ा आगे कर दीजिए। तो हम 3 चीजों का अध्ययन करेंगे, माध्य, मध्यिका और बहुलक, और हमें इससे ही संबंधित गणितीय प्रश्न आगे हल करने हैं। तो बारंबारता सारणी ये आगे हमारे काम में आएगी। तो इससे संबंधित गणितीय प्रश्न हल करने से पूर्व हम इनका सामान्य परिचय जानेंगे कि आखिर माध्य होता क्या है, मध्यिका क्या है, बहुलक क्या है। ठीक है, तो माध्य का आशय क्या होता है? औसत। सर थोड़ा ऊपर करिए। तो माध्य का आशय होता है औसत। हम प्रतिदिन के जीवन में बहुत बार औसत निकालते हैं। जैसे हमारा परीक्षा परिणाम आता है, तो हम औसत निकालते हैं। तब हमें पता चलता है कि हम पढ़ाई में कैसे हैं, अच्छे हैं, कम हैं, जैसे भी मतलब हमारी स्थिति का हमको जानकारी होती है। जैसे हम औसत कैसे निकालते हैं, जैसे एक विद्यार्थी का रिज़ल्ट आया,
उसके अगर 6 विषय हैं, तो 6 विषय के अंक वो उसको मिलते हैं, तो वो 6 विषय के अंक को क्या करता है, जोड़ देता है और उसमें 6 का भाग दे देता है, तो औसत निकल जाता है। तो जो औसत हम निकालते हैं, वही सांख्यिकी की भाषा में समांतर माध्य कहलाता है। जैसे आप लोग के स्क्रीन में दिया है 6 विषय, तो इसमें 5 दिया है, जैसे 6 विषय है, अगर 5 विषय है तो हम 5 विषय को जोड़ देंगे और 5 का भाग दे देंगे। अगर 6 विषय है तो 6 विषय को जोड़ के 6 का भाग दे देंगे। इसे ही सांख्यिकी की भाषा में क्या कहा जाता है, समांतर माध्य। इस प्रकार हम जो औसत निकालते हैं, उसे ही सांख्यिकी की भाषा में समांतर माध्य कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, मध्यिका। मध्यिका जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, मध्य का। तो हमारे पास अगर जब बहुत से आंकड़े होते हैं, तो जो उसके बीच की संख्या होती है, वो मध्यिका कहलाती है। लेकिन कभी-कभी आंकड़े अव्यवस्थित रूप से रहते हैं, अर्थात बड़ा आगे, छोटा पीछे, तो उसको हम क्या करते हैं, बढ़ते क्रम में जमा लेते हैं, अर्थात सबसे छोटी संख्या से आगे बढ़ते-बढ़ते हम बड़ी संख्या तक जमा लेते हैं। तो उसके पश्चात हम देखते हैं कि मध्य की संख्या क्या होगी, तो वो मध्यिका कहलाती है। इसको हम आगे एक एग्जाम्पल दिया है, देख, तो उस एग्जाम्पल को देखते हैं। तो 4, 5, 6, 8, 11, 15, 16, तो जैसे हमारे सामने 7 संख्या है, तो उसके मध्य की संख्या ये बढ़ते ही क्रम में लिखा हुआ है, हमें इसे जमाना नहीं पड़ा। अब इसके बीच की संख्या क्या दिख रही है आप लोगों को, 8, तो ये 8 क्या कहलाएगी, मध्यिका कहलाएगी। परंतु यहाँ पे अभी तो विषम संख्या थी, 7 थी, तो हमने बीच का देख लिया। सपोज ये 8 होता, सम संख्या होता, तब हम कैसे करते, चौथी और पांचवी संख्या, जैसे अगर एक संख्या और आगे ऐड हो जाती, तो हम 8 और 11, जैसे चौथी और पांचवी संख्या को हम क्या करते, जोड़ लेते और उसमें 2 का भाग दे देते, तब हमारी मध्यिका निकल जाती। ठीक है। और ये सब चीजें अभी हमें सामान्य परिचय के तौर पे पढ़ रहे हैं, तो हम इसको बहुत कम डाटा में, कम आंकड़े में अभी मैं आपको समझा रही हूँ। जब हम गणितीय प्रश्न हल करेंगे, तब इसको बहुत सारे आंकड़े रहेंगे, तब उसको और मैं आगे बताऊंगी। अभी जब हम छोटे कम आंकड़े हैं, तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है मध्यिक बहुलक। बहुलक भी जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जो बहुत बार आया हो, अर्थात जिसकी आवृत्ति ज्यादा बार हुई हो, वो बहुलक कहलाता है। ठीक है। तो जैसे इसको उदाहरण से देख सकते हैं। एक उदाहरण हमारे सामने 4, 5, 6, 4, 8, 10, 5, 4, 3। ठीक है। तब इन संख्या को हम देखेंगे, कौन सी संख्या की आवृत्ति ज्यादा बार हुई है। देखिए 4 कितने बार आया है, 3 बार, और 5 कितने बार आया है, 2 बार। मतलब 4 की आवृत्ति ज्यादा बार हुई है ना, 4 ज्यादा बार आया है, तो वो बहुलक कहलाता है। ठीक है। अब हमको तुरंत एक नजर में हम समझ सकते हैं ना, जिसकी आवृत्ति ज्यादा बार होती है, वो बहुलक कहलाती है। ठीक है। इस तरीके से हमने सामान्य परिचय, माध्य, मध्यिका और बहुलक किया। अब हम क्या है, आंकड़ों का विश्लेषण का पार्ट 2 पढ़ेंगे, औसत और समांतर माध्य के गणितीय क्वेश्चन। ठीक है। माध्य आप लोगों ने समझ लिया क्या है, आंकड़ों का जब हम औसत निकालते हैं, उसे ही हम सांख्यिकी की भाषा में समांतर माध्य कहते हैं। औसत एक ऐसी संख्या होती है जो आंकड़ों के पूरे समूह का गुण बताती है। जैसे मैंने आपको उदाहरण में बताया, एक बच्चे का रिजल्ट आता है, तो वो सब विषय को जोड़कर औसत निकालता है, तो उसको समझ में आ जाता है ना ओवरऑल उसका रिजल्ट कैसा है। तो औसत उसके समूह का गुण बताती है। अगर औसत ज्यादा आएगा, मतलब बच्चा होशियार है, तो उसके जो गुण को बताती है। तो औसत क्या बताती है, पूरे समूह का गुण बताती है। ठीक है। अब हम औसत व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य की गणना, अर्थात हम औसत व्यक्तिगत श्रेणी, मतलब जब हमारे पास आंकड़े कम होते, जैसे अभी हमारे पास आंकड़े कम थे ना, एक बच्चे के 6 विषय को जोड़ना था और औसत निकालना था, तो उसे बोला जाता है व्यक्तिगत श्रेणी में औसत या सामान्य समांतर माध्य की गणना करना। ठीक। तो समांतर माध्य बराबर, इसमें सूत्र है, आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य का सूत्र है प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की कुल संख्या। हम लोगों ने प्रेक्षणों का योग किया ना, जितने मार्क्स थे हमारे पास, जितने अंक थे, हमने जोड़ा, तो वही है प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की कुल संख्या। हमने कितने विषय लिए थे, 6 विषय, तो यहाँ पे कुल संख्या मतलब 6। ठीक है। अब प्रेक्षण,
प्रेक्षणों को हम किससे शो करते हैं? मैंने बताया था ना, ऊंचाई को हमने किससे लिखा था? एक्स से इंडिकेट किया था, एक्स से शो किया था। और जब हम पूरे कॉलम को जोड़ते हैं, जब एक्स वाले कॉलम को जोड़ेंगे तो उसको क्या करेंगे? एक साइन लगाते हैं सामने, उसको सिग्मा बोलते हैं। तो देखो, प्रेक्षणों के योग को हम क्या किए? सिग्मा एक्स। इस साइन से हम बताए कि हम एक एक्स रहा तो अब हम तो एक्स लिख दिया, लेकिन जब हम एक्स वाले कॉलम को जोड़ लिए तो सिग्मा एक्स। इसी तरीके से प्रेक्षणों की संख्या को हम किससे शो करते हैं? एन से। तो सूत्र क्या हो गया? समांतर माध्य बराबर सिग्मा एक्स अपान एन। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम असतत और वर्गी की श्रेणी में समांतर माध्य की गणना करेंगे। जब हमारे पास आंकड़े कम थे तब हमने उस सूत्र का उपयोग किया, लेकिन जैसे जैसे आंकड़े बढ़ते जाएंगे हमारे पास, तब हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इस सूत्र का, ये सूत्र है x इज इक्वल टू सिग्मा f1 x1 इज इक्वल टू सिग्मा f1। अभी आप इस सूत्र को लिख लीजिए, जब हम गणितीय सवाल हल करेंगे तो ये सूत्र और आप लोग को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हमें एक उदाहरण द्वारा आपको व्यक्तिगत श्रेणी में माध्य निकालने की प्रक्रिया बताती हूँ। जैसे आपकी बुक में ही उदाहरण दिया है कि 2005 से 2012 तक गेहूं का उत्पादन लाख टन में, मतलब 68.64 जो दिया है वो लाख टन में है। तो इस तरीके से हमारे पास 2005, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 का क्रमशः गेहूं का उत्पादन दिया है और औसत उत्पादन की गणना करना है। ठीक है, तो हमें औसत उत्पादन निकालना है। कितने वर्ष का? ध्यान दो, 5, 6, 7 ऐसे काउंट करेंगे तो कितना होगा? 8 वर्ष का। तो हमें 8 वर्ष का औसत उत्पादन निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? सेम वैसे ही जैसे मैंने आपको पहले बताया। आठों वर्ष को, आठों वर्ष के उत्पादन को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। सर आगे बढ़ाइए। अब हम देखेंगे कि 8 वर्ष का उत्पादन जो दिया है हम उसको जोड़ देंगे और उसमें 8 का भाग दे देंगे, तो औसत उत्पादन हमारे यहाँ समांतर माध्य निकल जाएगा। तो देखिए, हमने आठों संख्या को जोड़ दिया और 8 का भाग दे दिया, तब हमारा समांतर माध्य निकल गया 79.34 लाख टन। यही औसत या समांतर माध्य है। अभी हमने क्या किया? व्यक्तिगत श्रेणी में, अर्थात हमारे पास डाटा या आंकड़े बहुत कम मात्रा में थे, तब हमने इस तरीके से समांतर माध्य की गणना कर ली। ठीक है, इससे सरलता पूर्वक हमने सबको जोड़ दिया और संख्या का भाग दे दिया। तो व्यक्तिगत श्रेणी में हम आंकड़ों का समांतर माध्य निकाल लिए। लेकिन जब आंकड़ों की संख्या, सर आगे करिए, जब आंकड़ों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है तब हम माध्य कैसे निकालेंगे? इसको नेक्स्ट उदाहरण द्वारा समझेंगे। ठीक है, कक्षा 9वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा में 35 विद्यार्थियों के गणित विषय के प्राप्तांक है। जैसे इस उदाहरण में दिया है कि कक्षा 9वीं में 35 विद्यार्थियों के गणित के विषय, तो हम औसत निकालेंगे तो हमको पता चल जाएगा ना इस कक्षा के गणित का रिजल्ट कैसा रहा। ओवरऑल वो पूरे समूह का गुण बताएगा कि उसका रिजल्ट कैसा रहा। तो जैसे हमने पहले किया था, सबसे पहले हम बढ़ते क्रम में लिखते हैं, मैंने पहले ही बताया। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सबसे छोटी संख्या देखेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे छोटी संख्या आपको क्या दिख रही है इस सारणी में? 30। सबसे छोटी संख्या इसमें क्या दिख रही है? 30। ठीक है, और उसके बाद इस उदाहरण में हम सबसे बड़ी संख्या देखेंगे, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें दिख रही है 48। ठीक, 48 दिख रही है। तो हमको उसी तरीके से टेबल बनाना पड़ेगा, कॉलम बनाएंगे उसके लिए। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? 30। तो जब हम इन कॉलम बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्या है, ये नंबरों के 35 विद्यार्थियों के प्राप्तांक है, तो सबसे पहले कॉलम में हम क्या लिखेंगे? प्राप्तांक। ठीक है, और उसको किससे इंडिकेट करेंगे, किससे संकेत देंगे? एक्स से। ठीक है, उसके तो उसमें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 30, क्योंकि सबसे छोटी संख्या 30 है। और उसके पश्चात क्या है? 35, फिर उसके बाद क्या है? 38, उसके बाद क्या है? 40, उसके बाद 42, उसके बाद 45 और सबसे बड़ी संख्या क्या है? 48। इस तरीके से हमने बढ़ते क्रम में, लेकिन हम नंबरों को बार-बार आया है, आप देखेंगे सारणी में 30 कई बार आया है, 35 कई बार आया है, तो उसको रिपीट नहीं करेंगे। हम इसमें संख्या को, एक नंबर को एक ही बार लिखेंगे। ठीक है,
तो हम देखेंगे कि इतने नंबर हमारे सामने आए, 7 नंबर दिए हुए 30, 35, 38, 40, 42, 45, 48, ठीक है? तो एक कॉलम हमारा बन गया। अब हम क्या करेंगे? हम देखेंगे कि इन संख्या की पुनरावृत्ति कितने बार हुई है, अर्थात कितने बच्चों को 30 मार्क्स मिले हैं, 30 अंक गणित में कितने बच्चों को मिले हैं। तो हम उसको क्या बोलते हैं? बारंबारता या आवृत्ति। ठीक है? ये बारंबारता आवृत्ति को हम किससे इंडिकेट करते हैं? एफ से। 30 मार्क्स या 30 अंक कितने बच्चों को मिला है? तो हम देखेंगे उसमें 6 बार आया, उस सारणी में 30 6 बार आया था, 6 बच्चों को। ठीक ऐसे ही हम आगे भी देखेंगे कि 35 कितने बच्चों को मिला है। तो हम देखेंगे कि उस सारणी में 35 5 बार आया है, अर्थात 5 बच्चों को 35 मार्क्स मिले हैं। इसी तरीके से हम 38 देखेंगे कितने बार आया है, तो 6 बच्चों को 38 मार्क्स मिले हैं। इसी तरीके से 40 को भी देखेंगे तो वो 8 बार आया, अर्थात 8 बच्चों को 40 मार्क्स मिले हैं। 42 देखेंगे तो 42 कितने बच्चों को मिले हैं? 6 बच्चों को। और 45 2 बच्चों को, 48 2 बच्चों को। ठीक है? तो इस तरीके से प्राप्तांक और बारंबारता हमको पता चल गया। ठीक है, इतना तक तो क्लियर हो गया होगा आप लोग को कि हमने प्राप्तांक कैसे लिखा, बढ़ते क्रम में लिखा, बारंबारता अर्थात उसकी आवृत्ति कितने बार हुई हमने देखा, वो कितने बार आया अर्थात उन बच्चों की संख्या। और हमेशा बारंबारता या आवृत्ति का हम योग करके देखेंगे। तो हमने 35 बच्चों का देखा था ना, कॉलम में 35, तो हमेशा कभी हमसे गलती हो जाती है, कुछ गणितीय गलती हो जाती है, तो आपका अगर गलत आता है, तो आपने कहीं पे गलती की है। जब हम इसका योग करेंगे तो सिग्मा एफ इज इक्वल टू 35 आना चाहिए, यानी 35 आना चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट कॉलम देखेंगे, प्राप्तांक और बारंबारता का गुणनफल। तो इसको हम जैसे x और f का गुणा करेंगे तो क्या बोलेंगे हम? fx। तो इसको हम fx से शो करेंगे। अब 30 का गुणा हम 6 से करेंगे, प्राप्तांक का गुणा हम बारंबारता से करेंगे, इसलिए हमने इसको लिखा भी है, नाम क्या दिया है? प्राप्तांक और बारंबारता का गुणनफल। ठीक, तब हम 30 का गुणा 6 से करेंगे, 30 का गुणा हम 6 से करेंगे तो कितना आएगा? 180। आप लोग अपनी कॉपी में करते जाएं तो आप लोग को और क्लियर हो जाएगा। 30 का गुणा हम 6 से करेंगे तो क्या आएगा? 180। इसी तरीके से 35 का गुणा हम 5 से करेंगे तो क्या आएगा? 175। 38 का गुणा हम 6 से करेंगे तो 228। 40 का गुणा हम 8 से करेंगे तो 320। 42 का गुणा हम 6 से करेंगे तो 252। 45 का गुणा हम 2 से करेंगे तो 90। फिर 48 का गुणा हम 2 से करेंगे तो 96। ठीक है, इस तरीके से हमने सामने सामने जो कॉलम के सामने लिखा है प्राप्तांक और बारंबारता, इसका गुणा करके नेक्स्ट कॉलम में हम लिखते जाएंगे। फिर हम थर्ड कॉलम का योग करेंगे, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 1341, मतलब इनका योग किया हमने, इसको जोड़ा हमने, तो कितना आया हमारे सामने में? सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 1341। ठीक है, हमको दोनों चीज मिल गई, सिग्मा एफ मिल गया, सिग्मा सिग्मा एफ एक्स मिल गया। अब हमने आपको सूत्र पहले बताया था, ठीक है, कुछ सूत्र बताया था, अब हम उस सूत्र को फॉलो करेंगे। अब सूत्र में मान भरेंगे, तो मैंने बताया था सिग्मा F1 x1 इज इक्वल टू सिग्मा F1। अब समझ में आ गया ना ये सूत्र का मतलब? अब हम सिग्मा F1 x1 की जगह मान रखेंगे 1341 और सिग्मा F1 का जगह मान रखेंगे 35। ठीक, जब हम भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 38.31। ये निकल गया हमारा समांतर माध्य। ठीक है, असतत श्रेणी में हमारा समांतर माध्य निकल गया। इस तरीके से और भी क्वेश्चन है, आप उसको हल करेंगे। अब अगर इस तरीके से हमारे पास आंकड़ों की संख्या और ज्यादा हो तो हम आंकड़ों को समूह में बांटकर, अभी तो हमको पर्टिकुलर मालूम था कि 30 नंबर मिले हैं इतने बच्चों को, 40 नंबर मिले हैं इतने बच्चों को, लेकिन कभी स्थिति और बहुत ज्यादा है आंकड़ों की, तब हम क्या करते हैं? उसको समूह में समांतर माध्य निकालते हैं। ठीक है, तो समूह में समांतर माध्य निकालने के लिए हम एक उदाहरण द्वारा समझते हैं, इसको बोलते हैं वर्गीकृत श्रेणी में समांतर माध्य निकालना। तो आपके सामने स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक उच्चतर माध्यमिक शाला के छोटे बड़े बच्चों के वजन के आंकड़े नीचे दिए गए हैं, इनका समांतर माध्य ज्ञात करिए। ठीक,
तो उसमें 2 कॉलम दिया है, वजन किलोग्राम में और बच्चों की संख्या। तो वजन में 30 के बाद डैश किया है, 40 लिखा है। इसका मतलब होता है 30 किलो से 40 किलो के बीच के बच्चे हैं 11, अर्थात इसमें 31, 32, 33, 34, 35 जो भी है 40 से कम, ठीक? 30 से शुरू होगा और 40 से कम, इतनी मतलब वजन के बच्चे कितने हैं? 11। और फिर जब 40 किलोग्राम से 50 किलोग्राम के बच्चे हैं 29, 50 किलोग्राम से 60 किलोग्राम के बच्चे कितने हैं? 6। और 60 से 70 किलोग्राम के बच्चे कितने हैं? 3। और 70 से 80 किलोग्राम बच्चे के कितने बच्चे हैं? 1। ठीक है, आप लोग को इतना उदाहरण में समझ में आ गया ना? इस उदाहरण में वजन सीधे ने देकर समूह में दिया है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? जैसे 30 से डैश 40 लिखा है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? जो कम वाली संख्या होती है उसको बोलते हैं निम्न वर्ग सीमा, और ज्यादा वाली संख्या होती है उसको बोलते हैं उच्च वर्ग सीमा। आप लोग को ये नाम ध्यान रखना होगा, आगे जो सूत्र मध्यिका बहुलक पढ़ेंगे आप लोग, उसमें बार बार आएगा, तो मैं अभी क्लियर कर देती हूँ उसको, फिर बाद में हर बार नहीं बताऊंगी। तो ये 30 क्या है? निम्न वर्ग सीमा, और 40 उच्च वर्ग सीमा, ठीक? अब इस क्वेश्चन में सॉल्व करते समय एक कॉलम और बढ़ जाता है, मिड वैल्यू, मध्य बिंदु। हम मध्य बिंदु निकालते हैं क्योंकि हम इसमें एक्चुअल मतलब वजन नहीं दिया है, तो इसका मध्य बिंदु निकाला जाता है। तो मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं? मध्य बिंदु निकालते हैं निम्न वर्ग सीमा और उच्च वर्ग सीमा को जोड़कर 2 का भाग देते हैं, जैसे हम औसत निकालते थे उसी तरीके से 30 और 40 को हम जोड़ देंगे, तो 30 और 40 को जोड़ेंगे कितना होगा? 70, और 70 में 2 का भाग देंगे तो क्या हुआ? 35। इस प्रकार क्या निकला? मध्य बिंदु। अब वैसे ही इसको क्वेश्चन को आप हल करेंगे तो आपको देखने से भी मध्य बिंदु धीरे धीरे निकालना सीख जाएंगे, मतलब उनको आपको गुणा भाग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे? जैसे देखो 30 और 40, तो 30 और 40 के बीच में क्या संख्या आएगी? 35। दिख रहा है ना आपको? जैसे 40 और 50, तो बीच में कौन सी संख्या है? 45। 50 और 60 के बीच में 55, 60 और 70 के बीच में 65, 70 और 80 के बीच में 75। वैसे कभी-कभी ऐसा होता है कि पॉइंट में हमारे सामने आ जाता है, तो फिर कैलकुलेशन करने में दिक्कत होगी, कभी विषम संख्या में आ जाता है। इसलिए मैंने मेथड भी बता दिया, और देखने से भी हमको धीरे से ये पता चल जाता है कि मध्य बिंदु क्या होगा करके। तो हम मध्य बिंदु निकाल लेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे? 30 और 40 का योग किया और 2 का भाग दिया तो 35 आया। 40-50 का योग किया, 2 का भाग दिया तो 45 आया। 50-60 का योग किया तो 2 का भाग दिया 55 आया। 60-70 को ऐड किया और 2 का भाग दिया तो 65 आया। 70-80 को ऐड किया और 2 का भाग दिया तो 75 आया। ठीक है, तो हमारे पास 2 कॉलम तैयार हो गए। हमने बस इस मेथड में क्या किया? मिड वैल्यू या मध्य बिंदु निकाला। अब मध्य बिंदु को हम एक्स से इंडिकेट करते, एक्स संकेत से लिखते हैं। तो जैसे हमने पहले किया था, इसमें सीधा संख्या नहीं दी थी तो हमने मध्य बिंदु निकाल लिया। अब सेम वही प्रोसेस करेंगे जो पहले किया था। हम आवृत्ति को एक्स से गुणा करते थे ना, तो सेम वैसे ही करेंगे, आवृत्ति को एक्स से गुणा करेंगे तो हमारा अगला कॉलम क्या आ जाएगा? एफ एक्स। तो हम 11 का गुणा किससे करेंगे? 35 से, तो 385 आया। इसी तरीके से नेक्स्ट क्या है? 45, सॉरी 29, तो 29 का गुणा हम किससे करेंगे? 45 से, तो 1305 आएगा। 6 का गुणा हम किससे करेंगे? 55 से, तो 330 आएगा। इसी तरीके से हम 3 का गुणा 65 से करेंगे तो 195 आएगा। 1 का गुणा 75 से करेंगे तो 75 आएगा। ठीक है, अब इसको हम बच्चों की संख्या वाले यानी आवृत्ति वाले कॉलम का वो ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो क्या आया? सिग्मा एफ इज इक्वल टू 50। ठीक है, और इधर हम सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू जोड़े, हमने कितना आया? 2219। इस तरीके से हमने दोनों कॉलम का योग कर लिया। ठीक है, तो अब दोनों कॉलम का योग कर हम उस सूत्र में पुट अप करेंगे, सूत्र में मान रखेंगे। तो समांतर माध्य का, सर थोड़ा आगे करिएगा, समांतर माध्य का x1 इज इक्वल टू सिग्मा f1। सर थोड़ा ऊपर करिएगा। तो अब इस सूत्र में हम मान रखे, तो मान रखे तो हमारा देखिए सूत्र में मान रखा तो 2290/50, तो हम भाग दिए तो कितना आया? 45.8 किलोग्राम।
ठीक है, तो इस तरीके से हमने माध्य निकाल लिया और माध्य से संबंधित सभी गणितीय सवाल आप जो बुक में दिए हैं उससे देखिएगा। ठीक है, अब मैं आपको अब जैसे आज इतना समझाया कि माध्य, मध्यिका और बहुलक क्या है, तो मैं कुछ आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछूंगी, आप लोग बताएंगे। म्यूट है वो अनम्यूट हो सकते हैं। अनम्यूट हो जाइए और जवाब दीजिए आप लोग अपनी मैडम के प्रश्न का, है ना। औसत को सांख्यिकी की भाषा में क्या कहते हैं? पहला क्वेश्चन है, औसत को सांख्यिकी की भाषा में क्या कहते हैं? मैंने आप लोग को बताया, हाँ, माध्य, समांतर माध्य कहते हैं। औसत को सांख्यिकी की भाषा में समांतर माध्य कहते हैं। मैंने आप लोग को माध्य बताते समय कुछ सूत्र बताए, तो व्यक्तिगत श्रेणी में मैंने समांतर माध्य का आप लोगों को सूत्र बताया था, तो वो बताइए कि समांतर माध्य का व्यक्तिगत श्रेणी में सूत्र। कुल संख्या। फिर से बोलिए, आवाज नहीं आ रही है। प्रेक्षणों का योग कुल प्रेक्षणों की संख्या। बहुत बढ़िया। प्रेक्षणों का योग बटा कुल प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, ये तो मैंने व्यक्तिगत श्रेणी में बताया था। इसके बाद मैंने एक और सूत्र बताया था, वर्गी की श्रेणी में समांतर माध्य का सूत्र। वर्गी की श्रेणी में जब हमारे पास आंकड़े ज्यादा होते हैं तब हम एक और सूत्र बताते, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। तो वर्गी की श्रेणी में इस तरीके से हम समांतर माध्य निकालते हैं। ठीक है, और हमने अभी वर्गी की श्रेणी में मध्य बिंदु निकाला था, तो मध्य बिंदु हम कैसे निकालते हैं? हमने अभी निम्न वर्ग, हाँ, निम्न वर्ग सीमा प्लस उच्च वर्ग सीमा बटे 2। हाँ, दोनों को जोड़ देते हैं, निम्न वर्ग सीमा को और उच्च वर्ग सीमा को जोड़कर 2 का भाग दे देते हैं, तो हमारा मध्य बिंदु निकल जाता है। ठीक, गुड। बारंबारता या आवृत्ति को हम किससे संकेत देते हैं, कौन से अक्षर से दिखाते हैं हम आवृत्ति को? हर क्वेश्चन में मैंने बताया, बारंबारता या आवृत्ति को किससे शो करते हैं हम? एक्स से नहीं, एक्स से तो हम प्राप्तांक को जैसे किए थे। फिर सेकेंड लाइन में हम संख्या लिखते हैं, बारंबारता, आवृत्ति जिसको मैंने बताया, उसको हम किससे शो करते हैं? एफ से शो किया था मैंने, प्राप्तांक एफ से शो किया था ना बारंबारता या आवृत्ति को। जी मैम। हाँ, तो बारंबारता या आवृत्ति को हम एक्स से शो करते हैं, सॉरी एफ से शो करते हैं। ठीक, स्क्रीन में इससे बाद एक क्वेश्चन दिया है, आप लोग इसको नोट कर लो, तो आप घर में इसको बनाइएगा तो आपको समझ में आएगा कि आपको ये क्वेश्चन जो मैंने आज समझाया आपकी क्लास में, आज मैं क्या कंप्लीट करते हुए क्या क्या देखा कि आंकड़ों का हमारे जीवन में क्या उपयोग है। माध्य और मध्यिका, बहुलक का परिचय बताया, समांतर माध्य से संबंधित व्यक्तिगत श्रेणी में, असतत श्रेणी में और वर्गीकृत श्रेणी में गणितीय सवाल बताए। अब आपको इसका अभ्यास घर में करना होगा और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको मध्यिका और बहुलक से संबंधित गणितीय सवाल बताऊंगी। तो आप ये क्वेश्चन को देखिए और इसको नोट करिएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों आप लोग लिख के व्हाट्सएप में मैडम को दीजिएगा, है ना। और जो स्वाति जैसे हमारे ग्रुप में जुड़ी हुई है ना, तो बाकी लोग भी जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं और वहां पास भी इसका आंसर आप डाल सकते हैं, ताकि आप जो समझे हैं उसका आप जवाब स्पष्ट दे सके और हम मैडम और हम सभी लोग भी जान पाए कि आप इसको पढ़ के समझ चुके हैं। कोई प्रश्न हो तो आप इसका जवाब भी दे सकते हैं। गोयल मैडम, आप अपना नंबर ग्रुप में जोड़ने के लिए मुझको मैसेज करेंगे, ठीक है? ओके सर। है ना, चलिए, बहुत अच्छी क्लास रही, बहुत ही शानदार। और बच्चे लोग कैसा लगा भाई आप लोगों को? ओके आशीष, बहुत बढ़िया बेटा, आप लोग जुड़े हैं मेरे ख्याल से ग्रुप से। आशीष, दुर्गेश, हाँ बेटा। और ये एक और नंबर आ रहा है AY करके, इनका नाम नहीं लिखा रहा है ना,
तो आप भी अपना नाम लिखें ग्रुप में और जरूर जुड़े बेटा, है ना। AY811804 ऐसा दिखा रहा है उसमें, है ना। तो अच्छी बात है। और बेटा कल 1 बजे आप बच्चों लोगों को अपनी बात रखनी है 2-2 मिनट में अपने टीचर के संबंध में, है ना। तो आप अधिक से अधिक बच्चे कल जुड़ेंगे। 1 बजे आपको लिंक भेजा जाएगा कि गुरु तुझे सलाम करके एक अभियान चल रहा है। तो उस अभियान में आपको अपने जो टीचर जो पढ़ा रहे हैं या आपके जो बेस्ट टीचर आपके नजर में जो भी हैं, जैसा भी, उन टीचर के विषय में आप लोग 2-2 मिनट अपनी बात रखेंगे। थोड़ा जोर से बोलिए बेटा। ओके बेटा। आशीष का नाम दिख रहा है, स्वाति का दिख रहा है। बेटा आपका नाम क्या है? AY81804 जो लिखाया है, वीडियो जिनका ऑन है। यादव सर। हाँ बेटा, तो अपना नाम और नंबर आप ग्रुप से मैडम को ग्रुप में दे दीजिएगा, लक्ष्मी साहू मैडम को दे दीजिएगा। और जरूर जुड़िए और कल भी आप लोग जुड़िए बेटा, है ना। ठीक है। थैंक यू मैडम, काफी अच्छा रहा, बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर। ओके, आप सभी को धन्यवाद बच्चों। जय हिंद बच्चों। ओके, कल जुड़ते हैं बेटा फिर, है ना, आगामी क्लास नेक्स्ट में। क्लास में अगर हेलो, और अगर आप लोगों का कुछ डाउट हो तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। बिल्कुल ठीक है? बेटा। पहले बिल्कुल गृह कार्य भी आप देंगे तो गृह कार्य को भी आप व्हाट्सएप में भेज सकते हैं और नेक्स्ट क्लास में आप जुड़ सकते हैं बेटा। और कल 1 बजे आप लोग जरूर जुड़िए और अपने से अधिक साथियों को जोड़िए। और फिर 16 तारीख को आपके मम्मी पापा भी इस विषय पे अपनी बात रखेंगे, तो उनसे भी बात करिए। ठीक है। हाँ, 16 तारीख को भी ऐसा ही लिंक आएगा जिसमें आपके मम्मी पापा भी बात करेंगे कैसा चल रहा है पढ़ाई और किस तरीके से है और कैसा होना चाहिए। ठीक है। हाँ ठीक है बच्चों, चलिए, बहुत धन्यवाद बच्चों, बहुत धन्यवाद। जय हिंद सभी को, जय हिंद सभी को।